चलिए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ललितपुर में आपका स्वागत है। जो ज्योग्राफी से संबंधित जो भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं वो अब तक क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित वीडियो हैं। अब तक जो पिछले बार का जो वीडियो आपको दिया था, पहले उसमें ऊष्मा बजट को समझाया गया था। दूसरा उसमें जो दिया गया था वो आपको जो यानी कि पवन संचार वगैरह है या पवन संचार से संबंधित था, या जो भी कल आपको वीडियो देगा उसी वीडियो में जो शेष भाग जो लास्ट का था, 3 प्रकार की पवनें, यानी कि जो पवनें थे यानी कि परमानेंट विंड्स थे, स्थायी पवनें और अस्थायी पवनें। तो कल जो बात हुई थी, जो पिछले वीडियो में आपसे बात हुई थी, वो वार्तालाप हुई थी जो परमानेंट विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनों के बारे में बात हुई थी, और इन पवनों को भारत से जोड़ दिया गया था। इसी क्रम में जो अस्थायी पवनें थीं, अस्थायी पवनों के बारे में जो आपको जानकारी दी थी कि एक तो समीर होती हैं, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ये समीर होती हैं। और उसके बाद जो अन्य जो क्षेत्रीय या देश की जो पवनें होती हैं वो लोकल विंड्स होती हैं, जिसमें गर्म पवनें भी हैं और ठंडी पवनें हैं। तो उनके बारे में केवल आपको नाम जानना है, लेकिन उससे पहले जो समीर हैं, और समीर को देख लीजिएगा। समीर तो जो समीर हैं, पहले हम समीर के बारे में समझ लेते हैं। तो जो समीर थी, पहले 2 को समझ लेते हैं, स्थल समीर और सागर समीर। पहले इन 2 पवनों को देख लेते हैं। अब इन 2 पवनों को समझने से पहले एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। ये जलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है, ये जलीय भाग है, ठीक है, और ये स्थलीय भाग है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जलीय और स्थलीय भाग में ताप की भिन्नता होती है। ताप की भिन्नता क्या होती है? सूर्य का प्रकाश उसी समय तो पड़ता है जलीय भाग में, उसी पड़ता है स्थलीय भाग में। तो यहाँ पर डिफरेंस ये करना है कि स्थलीय भाग शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडा हो जाता है, जबकि इसकी अपेक्षा उसी समय जो जलीय भाग होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। ये डिफरेंस है जलीय और स्थलीय भाग में। इसी विशेषता के आधार पर समीर को आपको समझना है, सागर समीर और स्थल समीर को आपको समझना है। तो जो सूर्य का प्रकाश एक ही समय में स्थलीय भाग पर भी पड़ता है और उसी समय जलीय भाग पर भी पड़ता है। चूंकि जलीय भाग पारदर्शी होता है, तो पारदर्शी होने के कारण ये कुछ गहराई तक चला जाता है। इतनी गहराई को गर्म करने में समय लगता है, और जितनी गहराई तक सूर्य का प्रकाश गया होगा उसकी ऊष्मा बाहर निकालने में भी कुछ समय लगता है। जबकि चूंकि जो स्थलीय भाग है वो ठोस है, ऊपर वाला कुछ भाग गर्म होता है, तो उसकी ऊष्मा का जल्दी निष्कासन कर दिया जाता है। तो कम गहराई वाले क्षेत्र को गर्म करना होता है, मतलब ऊपरी परत को ही केवल गर्म करना होता है, तो जल्दी गर्म हो जाता है और देर से और शीघ्र गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। इस विशेषता के आधार पर हमें सागर और स्थल समीर को समझना है, ये प्रमुख विशेषता है। तो सागर और स्थल समीर दोनों एक साथ देखिएगा, डायग्राम बनाते हैं। ये स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। ये जलीय भाग है, कोई सागर या महासागर होगा, ठीक। दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं, जलीय है और दूसरा स्थलीय है। अब देखिएगा कि जो सूर्य का प्रकाश है या जो सूर्य का प्रकाश या सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं वो इसी समय तो जलीय भाग में पड़ रही हैं, और इसी समय जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग का एक तटीय क्षेत्र है, तट है, ठीक है। जो अभी आपको विशेषता बताई थी उसी विशेषता के आधार पर देखो,
जलीय भाग स्थलीय भाग शीघ्र गर्म होगा और जैसे ही गर्म होगा ये भाग क्या हो जाएगा, ये भाग शीघ्र गर्म होगा। गर्म होगा तो यहाँ की जो वायु है, गर्म वायु कहाँ उठ जाएगी, गर्म वायु ऊपर उठ जाएगी। ये गर्म वायु है, ये गर्म वायु है, गर्म वायु कहाँ उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और जो जैसी गर्म वायु ऊपर उठेगी सतह पर बन जाएगा लो प्रेशर। बस इसको समझना है। लो प्रेशर कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिससे लो प्रेशर बनता है और कौन सी प्रोसेस होती है जिससे हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर हमने लो प्रेशर बना दिया है। तट से गर्म पवनें ऊपर उठी और जैसे ऊपर उठी सतह पर बन गया लो प्रेशर। उसी समय तुलना करना है जलीय भाग से। सूर्य का प्रकाश है, कुछ गहराई तक गया होगा, गहराई तक गया तो उसने भाग को गर्म करने में थोड़ा समय लगा होगा। इसकी अपेक्षा तो यहाँ पर जो प्रेशर बन जाएगा इसकी अपेक्षा ये भाग अभी ठंडा होगा और ठंडा होने का मतलब है कि बन जाएगा यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहेगा। अब पवनों का नियम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि पवनों का नियम ही होता है कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो दो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र विकसित हो गए हैं। ये वाला क्षेत्र LP का है और ये वाला क्षेत्र HP का है। अब जो पवनें होंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेगी। अब ये पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगी हैं, प्रवाहित होने लगी हैं। अब चूंकि इसके पहले वाइज-वेलेट का नियम आपको पढ़ाया गया होगा। वाइज-वेलेट सर ने कहा था कि जो पवनें जिस दिशा से आती हैं उन्हें वही नाम दिया जाता है, या जिस क्षेत्र से आती हैं उन्हें वही नाम दिया जाता है। अब चूंकि ये जो पवनें हैं, ठीक है, ये पवनें सागर से आ रही हैं, स्थल की ओर आ रही हैं, तो इनको विशेष नाम दिया जाएगा सागर। ये सागर समीर इनको नाम दिया जाएगा। अब सागर समीर जो होती हैं वो दिन में चलती हैं क्योंकि सूर्य निकला हुआ है। जो सागर समीर होती हैं वो दिन में चलती हैं और 12 और 2 बजे के बीच में इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है, मतलब अधिक वेग से ये पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। अब इसका जो एप्लीकेशन जानेंगे तो चूंकि यह जो पवनें होती हैं वो जो सागर समीर होते हैं वो मछुआरों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कि जो मछुआरे होते हैं वो अभी जो आएगा उसके अनुसार, तो चलो अभी इसको देख लेते हैं। दोनों का एप्लीकेशन बता देंगे। तो ये जो सागर समीर हैं, सागर से आ रही है, दिशा इनकी सागर से स्थल की ओर है, तो सागर समीर नाम दिया गया है। सागर समीर दिन में चलती हैं, लो प्रेशर का क्षेत्र बना दिया है। अब स्थिति उल्टी बनेगी, रात का समय होगा। अब रात के समय की स्थिति देखिएगा, ये सागर ही है और ये स्थलीय भाग ही है। सागर है और स्थलीय भाग है। नाइट का समय है, रात का समय हो गया है। अब रात के समय में जस्ट प्रोसेस इसके उल्टी हो जाएगी। प्रोसेस क्या उल्टी होगी? स्थलीय भाग, अभी आपको पॉइंट बताया था, स्थलीय भाग शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ठंडा हो जाता है, जबकि जलीय भाग स्थलीय भाग की अपेक्षा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो गर्म ठंडा होने के आधार पर ही यहाँ की वायु का जो गर्म वायु या उष्मा का निष्कासन है यहाँ जल्दी कर दिया जाएगा, उष्मा का निष्कासन यहाँ से जल्दी हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि शीघ्र ठंडा हो रहा है, शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडा। तो रात में शीघ्र ठंडा हो जाएगा और जैसे ही ठंडा होगा तो तापमान कम, यानी कि तापमान इस क्षेत्र में, यानी कि ये शीघ्र ठंडा होगा, तो शीघ्र ठंडा होगा तो HP का क्षेत्र बनेगा, हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा, क्योंकि शीघ्र ठंडा हो गया है और शीघ्र ठंडा होने का मतलब तापमान कम हो गया। ताप कम हो गया है तो दाब ज्यादा हो जाएगा।
इसकी तुलना यहाँ पर करेंगे। जलीय भाग में कुछ ऊष्मा अंदर तक प्रवेश कर रही थी, उस ऊष्मा को दिन में जो अंदर प्रवेश कर रही थी उसको बाहर निष्कासित करने में इसकी अपेक्षा से कुछ समय लगेगा। अब निष्कासित करने में समय लगेगा तो इसका मतलब है कि क्षेत्र गर्म है। अब ये क्षेत्र गर्म है तो कैसा क्षेत्र बन जाएगा, लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। नियम वही लागू करना है कि जो पवने हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करेंगी। अब ये पवने स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर गमन कर रही हैं, तो स्थलीय भाग से जा रही हैं, तो दिशा इनकी जो है वो स्थल से है, तो स्थल का मतलब कौन सा हो गया है, स्थल समीर बन जाएगा। ये स्थल समीर बन गई है। अब स्थलीय समीर चलती कब है, रात में स्थलीय समीर चलती हैं। तो ये जो सागर समीर हैं, जो स्थल समीर हैं, चूंकि उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बह रही हैं। उच्च दाब का मतलब है तापमान कम है, तो ये पवनें जो नॉर्मली होती हैं वो ठंडी टाइप की पवनें होती हैं, ये ठंडी पवनें होती हैं। तो अब इनका, तो इसका मतलब क्या हुआ, सागर समीर दिन में चलती हैं, स्थल समीर रात में चलती हैं। अब इनका जानना है एप्लीकेशन। तो इन पवनों की जो तीव्रता होती है, मतलब ज़्यादा इनका जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो सुबह सुबह पवनों का वेग ज़्यादा होता है, जबकि स्थल समीर का वेग सुबह सुबह ज़्यादा होता है। 4-5 बजे सुबह इनका वेग ज़्यादा होता है, जबकि जो सागर समीर है इनका वेग 12 और 1 के बीच में इनका ज़्यादा होता है। अब इनका एप्लीकेशन लगाएंगे कैसे, पवनें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या उपयोगी हैं हमारे लिए या मानव के लिए, क्यों ये उपयोगी हैं। तो उपयोगी केवल मछुआरों के लिए हैं। और कैसे मछुआरों के लिए उपयोगी हैं, इस सुबह सुबह जो मछुआरे होते हैं वो अपनी नाव को तट के सहारे छोड़ देते हैं, यहाँ तट के सहारे इस नाव को लगा देते हैं। अब इस सुबह 4 और 5 के बीच में इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है, अधिक वेग से स्थल से सागर की ओर बढ़ती हैं। नाव तट के सहारे, इन पवनों के सहारे, स्थल समीर के सहारे ये पवनें कुछ दूरी तक, सागर में कुछ दूरी तक बना मेहनत किए या बगैर मेहनत किए, बगैर नाव को खेए हुए ये पवनें कुछ दूरी तक सागरीय क्षेत्र में चली जाती हैं। और जो मछुआरे होते हैं, जो अपना जाल डाले हुए होते हैं, वो जाल को निकाल करके मछलियाँ पकड़ लेते हैं। और जैसे ये सुबह 10-11 बजे तक एक प्रक्रिया इनकी चलती है। अब उसके बाद दिन का जो समय लगता है, तो अब ये पवनें वापसी आती हैं। तो इन पवनों के सहारे जो नाव है, ठीक है, इन पवनों के सहारे ये नाव तट की ओर आ जाती है। तो जो मछुआरे होते हैं उनको अत्यधिक मेहनत नहीं करनी होती है। इन पवनों के सहारे वो यानी कि स्थल समीर के सहारे वो सागरीय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं और सागर समीर के सहारे वो इनके तट के पास पुनः वापस आ जाते हैं। तो इनका जो एप्लीकेशन है वो मछुआरों के लिए उपयोगी है, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से उपयोगी क्या है कि जो सागर समीर होती हैं वो दिन में चलती हैं और जो स्थल समीर होती हैं वो रात में चलती हैं। या एप्लीकेशन लगा करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 समीर हो गए, सागर समीर और स्थल समीर। इसी क्रम में 2 समीर और आपको नोट में, यानी कि कल आपको बताई गई होंगी कि जो पर्वत समीर होती हैं या जो घाटी समीर होती हैं, ये 2 समीर और होते हैं। तो इन समीर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो अन्य समीर हैं, पर्वत समीर और घाटी समीर। चलिए, तो इसी क्रम में डायग्राम के माध्यम से जो अन्य जो समीर हैं, इनकी घाटी समीर और पर्वत समीर हैं, इनको भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं और इनका भी एप्लीकेशन लगेगा मानव जीवन में, इनका भी, क्योंकि इसी उद्देश्य से हम
ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं कि मानव जीवन में इसको डालना है। तो जो अन्य समीर हैं, देखिएगा लोकेशन कंडीशन देखिएगा। एक कोई पर्वत है, ये भी कोई पर्वत है, और दो पर्वतों के मध्य में ये घाटी है, ये घाटी है। ठीक है, दो पर्वतों के मध्य में अवस्थित ये घाटी का क्षेत्र है। तो अब प्रोसेस यहाँ पर, इसके पहले जो सागर समीर और स्थल समीर थे, इसमें दो जो क्षेत्र थे वो अलग अलग क्षेत्र थे। एक क्षेत्र जलीय भाग था और दूसरा क्षेत्र स्थलीय भाग था। लेकिन यहाँ जो क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं वो स्थलीय भाग है, यहाँ पर जलीय भाग नहीं है। लेकिन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कंडीशन वही है, ठंडा होना, गर्म होना। तो जैसे ठीक है, दिन का समय होगा तो जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है वो शीर्ष भाग है, पर्वत का ये वाला शीर्ष भाग है, और ये घाटी वाला भाग है। तो उसी समय तो सूर्य का प्रकाश शीर्ष भाग पर पड़ेगा और उसी समय सूर्य का प्रकाश घाटी में प्रवेश करेगा। तो ये समय क्योंकि एक ही है और ये प्रकाश ठीक है, सनरेज है, सनरेज है, समय एक ही है। ठीक है, तो जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग क्योंकि ऊंचा क्षेत्र है तो शीर्ष भाग होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, रेडिएशन होगा, और रेडिएशन होने के बाद यहाँ की जो वायु होगी वो वायु कहाँ उठ जाएगी, ये वायु गर्म होगी, और गर्म होकर के वायु ऊपर उठ जाएगी। जैसी वायु ऊपर उठेगी तो शीर्ष भाग पर बन जाएगा लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। शीर्ष भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, रेडिएशन हुआ, वायु गर्म हुई, गर्म होकर के वायु सतह से ऊपर उठी, और जैसे ऊपर उठेगी तो सतह पर निम्न दाब का विकास हो जाएगा। जबकि उसी समय ये घाटी वाला क्षेत्र है, इस घाटी वाले क्षेत्र में कुछ तो आर्द्रता बनी रहती है। ठीक है, कोहरा लगा रहता है, कोहरा लगा रहता है। इसके कारण इस आर्द्रता को हटाने में, कोहरे को हटाने में, जो घाटी वाला क्षेत्र होता है, निचला जो क्षेत्र होता है, आर्द्रता और कोहरा बने होने के कारण इस आर्द्रता और कोहरा को हटाने में इस प्रकाश को कुछ समय लगेगा, इसकी अपेक्षा कुछ समय लगेगा। और जैसे कुछ समय लगेगा तो यहाँ तो लो प्रेशर बन गया है, लेकिन यह क्षेत्र भी ठंडा होगा तो इस क्षेत्र में बन जाएगा, इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बना रहेगा। अब दो क्षेत्रों का विकास हो गया है, एक उच्च दाब का और एक निम्न दाब के क्षेत्र का विकास हो गया है। नियम वही रहेगा, पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं, चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक, नाम देंगे किसके आधार पर, ये घाटी वाला क्षेत्र है, कहाँ से आ रही हैं, घाटी से आ रही हैं, तो इनको नाम दे देंगे घाटी समीर। ये घाटी समीर बन गई है, ये घाटी समीर बन गई है। तो घाटी समीर चलती कब है, घाटी समीर दिन में चलती हैं। क्या एप्लीकेशन होगा, मानव के जीवन में क्या उपयोगी हैं, अभी दोनों समीर को पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद में आपको जानकारी देना कि क्या इनका एप्लीकेशन है। अब दूसरी कंडीशन, ये तो दिन की कंडीशन है, अब कंडीशन रात की कंडीशन आएगी, नाइट का समय होगा। नाइट का जैसे समय होगा तो जो सूर्य का प्रकाश है या इस क्षितिज क्षेत्र जो गर्म हुआ था, ये इसकी अपेक्षा ये भाग शीघ्र ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो जैसे ये ठंडा होगा तो यहाँ पर क्योंकि तापमान कम हो गया है, तापमान कम होगा तो यह क्षेत्र ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो उच्च दाब का विकास हो जाएगा। अब उसी समय दिन भर से जो ऊष्मा
घाटी में जो भर रही है उसको निष्कासित करने में इसकी अपेक्षा इसे कुछ अभी समय लगेगा। तो ये क्षेत्र इस क्षेत्र की अपेक्षा गर्म होगा और जैसे ही गर्म होगा तो यहाँ किसका विकास हो जाएगा, लो प्रेशर का विकास हो जाएगा। नियम वही है, पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब जो पवनें हैं दिशा का नाम दे दो। पवनें कहाँ से आ रही हैं, पर्वत से आ रही हैं, तो नाम दे देंगे पर्वत समीर को नाम दे देंगे। अब पर्वत समीर कब चलती हैं, पर्वत समीर दिन में चलते हैं। घाटी समीर कब चलती हैं, घाटी समीर दिन में चलती हैं, पर्वत समीर रात में चलती हैं। तो अब इनका ये दोनों समीर हो गए हैं। ठीक है, अब इनका एप्लीकेशन क्योंकि हमें समझना है कि क्या मानव के जीवन में इन पवनों का क्या उपयोग है। तो मानव के जीवन में यदि ये कहा जाए कि यदि किसी व्यक्ति को घर बनवाना है, मकान बनवाना है, तो घर और मकान बनवाने के लिए वो इन स्थानों में से चाहे शीर्ष हो, चाहे मध्य हो, चाहे जो निम्न भाग है वो हो। तो ये जो भाग है ये शीर्ष है, ये मध्य का भाग है और ये निम्न या लोअर भाग है। इन तीन स्थानों में से मानव कहाँ पर अपना मकान बनवाएगा, तो मानव के लिए जो उपयोगी होगा, यदि शीर्ष भाग पर बनवाता है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा उसे गर्मी लगेगी क्योंकि सन रेस बहुत सीधी पड़ेगी, तापमान दिन में बहुत ज़्यादा रहेगा। और यदि निम्न भाग में बनवाता है तो रात में, चूंकि ये आर्द्रता और ये सब बना है, तो रात का समय लो प्रेशर का है, मतलब तापमान ज़्यादा है, तभी तो एलपी का विकास हुआ है। तो रात में यहाँ बहुत उमस होगी या गर्मी लगेगी। तो ना तो शीर्ष भाग पर बनवाया जा सकता है, दिन में बहुत गर्मी न होगी, रात में जो निम्न भाग है यहाँ पर बहुत उमस होगी या गर्मी होगी। तो ये जो दोनों क्षेत्र हैं शीर्ष और निम्न, ये मानव को मकान बनवाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जो मध्य वाला जो भाग होता है, ये मध्य वाला जो भाग होता है, ये मध्य वाला भाग मानव के मकान बनवाने के लिए उपयुक्त रहता है। मतलब यहाँ मध्य वाले भाग में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, सम जलवायु वाला क्षेत्र बना रहता है। तो ये मानव के जीवन में घाटी समीर और पर्वत समीर का उपयोग है। तो ये सागर समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, जो चार समीर थी अस्थायी पवनों के अंतर्गत आती हैं। अब इसी क्रम में जो हॉट और कोल्ड विंड थी, या तो वो किसी क्षेत्र विशेष की हो सकती हैं, या किसी क्षेत्र विशेष का मतलब किसी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो सकती हैं, पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, या किसी घास के मैदानी क्षेत्र में, या किसी विशेष देश में प्रवाहित की चल सकती हैं या हो सकती हैं उस विशेष देश की। तो जो हॉट और कोल्ड विंड हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो हॉट विंड हैं किसी देश विशेष की हो सकते हैं, चलिए तो इसी क्रम में देखिएगा। अब जो लोकल विंड्स हैं, अस्थायी पवनें हैं, अस्थायी पवनें। इसके पहले भी जो समीर पढ़ा है वो भी अस्थायी पवनें ही हैं। अस्थायी पवनों में कौन कौन सी होती हैं, ठंडी गर्म होती हैं और ठंडी पवनें होती हैं। अब इनमें पढ़ना कैसे है आपको कि यहाँ पर पवन का नाम, यहाँ पर पवन का नाम आ जाएगा, कौन सी पवन है, एक लिस्ट आपको बना रहे हैं पवन का नाम, और साइड में एक लाइन में
या तो कोई वो क्षेत्र होगा, विशेष क्षेत्र होगा, या फिर किसी देश विशेष की पवन होगी। तो इसके नीचे क्षेत्र देश आ जाएगा और इसके नीचे पवन का नाम आ जाएगा। तो पहले चल रहे हैं हॉट विंड को, यानी कि हॉट विंड्स या गर्म पवन। ठीक है, तो लिस्ट में पहले हम हॉट विंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनकी लिस्ट सभी की बनवा रहे हैं, लेकिन जो 3 पवनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका एप्लीकेशन भी हमें जानना है। लोकल हैं लेकिन फिर भी उनका एप्लीकेशन है। पहली पवन है सिरक्को है। जो दूसरी पवन है वो चिनूक है, और जो तीसरी पवन है वो हार्मट्टन है। पहले हम इन 3 पवनों के बारे में समझ लेते हैं कि जो 3 पवनें हैं इनका उपयोग भी है और ये इम्पोर्टेंट पवनें भी हैं। तो जो इनको विशेष नाम भी दिए गए हैं, तो विशेष जो नाम दिए गए हैं, सिरक्को को कहा जाता है रक्त वर्षा करने वाली। ये रक्त वर्षा करने वाली पवन है। चिनूक को कहा जाता है कि यह पवन जो है वो हिमभक्षी है, बर्फ को खाने वाली पवन है। और जो हार्मट्टन है, इस हार्मट्टन को कहा जाता है डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इन पवनों को कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। तो जो विशेष नाम दिए गए हैं यही एप्लीकेशन है इनका। तो एक एक करके पहले हम इन 3 पवनों को समझ लेते हैं। पहली पवन है सिरक्को, दूसरी चिनूक, तीसरी हार्मट्टन। मतलब सिरक्को को कहा जाता है ब्लड रेन, रक्त वर्षा करने वाली पवन। तो रियली तो वास्तविक रूप से तो रक्त वर्षा नहीं करती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। हिमभक्षी मतलब ये बर्फ को खाने वाली पवन होती है, और जो हार्मट्टन होती है इसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर विंड के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों उन्हें ये नाम दिए गए हैं, एक एक करके इनको हम समझ लेते हैं। तो ये 3 पवनें अस्थायी पवनों के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो अब ये पवनों को एक एक करके जानते हैं। पहली पवन है वो सिरक्को पवन है। अब सिरक्को पवन की लोकेशन देखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। बीच में ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। इस क्षेत्र में यूरोप महाद्वीप लगा हुआ है। तो केवल हम डायग्राम जो बना रहे हैं वो केवल शॉर्ट में ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक, यूरोप महाद्वीप का ये जो देश है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो बाहर एक पेनिनसुला की तरह बाहर को निकला हुआ है, इटली है। ये इटली देश है, ये भूमध्य सागर है। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है। ठीक, ये यहाँ पर जो लोकेशन बनेगी वो गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, गिनी की खाड़ी है, ये सहारा मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक, अब जो सिरक्को पवन होती है, सिरक्को पवन जो चलती है वो सहारा मरुस्थल से, ये सहारा मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल से ये इटली की ओर जा रही है। पार करना होगा इसे किसे, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर जा रही है, पार करना होगा इसे भूमध्य सागर को। चूंकि पवनें कैसी हैं, गर्म शुष्क पवनें हैं, गर्म और शुष्क पवनें हैं। चूंकि सहारा मरुस्थल से होकर के चल रही हैं, तो पवनें कैसी हैं,
गर्म और शुष्क पवनें हैं। तो सरक्को जो पवन होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर या भूमध्य सागर की ओर चलती है। पवनें कैसी हैं, गर्म और शुष्क पवनें हैं। गर्म और शुष्क होंगी, भूमध्य सागर को पार करेंगी। जैसे भूमध्य सागर को पार करेंगी तो यहाँ से ग्रहण कर लेंगी, आर्द्रता को ग्रहण कर लेंगी। ठीक, आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद सीधे इटली के तटीय क्षेत्र से जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है उससे जाकर के टकराएंगी। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यह पर्वतीय क्षेत्र है जो आल्प्स माउंटेन का ही पार्ट है, तो उसको नाम दिया जाता है एपेनाइन पर्वत। और ये एपेनाइन पर्वत से सीधे जाकर टकराती हैं एपेनाइन। ये यहाँ पर ऐसे फैला होगा, ये एपेनाइन पर्वत है, उससे टकराती हैं और टकराने के बाद बादल बनते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, अब ये जो वर्षा हो रही है वो लाल रंग की वर्षा होती है, यानी कि रक्त वर्षा होती है, लाल रंग की वर्षा होती है, यानी कि ब्लड रेन होती है। अब ब्लड रेन ऐसा प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि जब ये पवन सहारा मरुस्थल से चलती है तो अपने साथ यहाँ पर इस मरुस्थलीय क्षेत्र में जो छोटे बड़े जो धूल के कण हैं, लाल रंग के धूल के कण हैं, ये भी अपने साथ बहा करके ले जाती है। और ये धूल के कण इसी पवन के साथ में चले जाते हैं। तो यहाँ धूल के कण वायुमंडल में फैले रहते हैं और जब वर्षा होती है तो वर्षा तो जो पारदर्शी जो जल होता है वो पारदर्शी ही है, ठीक है, रंगहीन ही होगा, तो उसमें तो कोई कलर होता नहीं है। लेकिन जो धूल के कण होते हैं वो यहाँ पर बिखरे रहते हैं, फैले रहते हैं। इन धूल के कणों पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो लाल रंग का परावर्तन ज़्यादा हो जाता है, तो जिस कारण से इनकी प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से यह ऐसे प्रतीत होता है कि लाल रंग की वर्षा हो रही है। इसी को नाम दिया गया है ब्लड रेन या रक्त वर्षा करने वाली पवन कौन सी है, सरक्को है। ठीक है, तो ये जो पवन चली है वो कौन सी है, ये पवन चली है वो सरक्को, ये पवन चली है वो सरक्को पवन चली है। ठीक, तो ये सरक्को का हो गया है। दूसरा है जो या इसी के साथ में चिन्हों को बाद में लेंगे, पहले हार्मट्टन को लेंगे, क्योंकि हार्मट्टन का संबंध इसी क्षेत्र से है। तो जो हार्मट्टन पवन है, हार्मट्टन पवन ये गिनी की खाड़ी है। ये वाला जो एरिया है ये 0 डिग्री या विषुवत रेखा का क्षेत्र है, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र है। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। अब विषुवत रेखीय क्षेत्र में चूंकि वर्ष भर क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत यदि इसका अध्ययन करेंगे तो वर्ष भर चूंकि संवहनीय वर्षा होती है, तापमान अधिक रहता है, तापमान अधिक होने के कारण वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। तो जो संवहनीय वर्षा होती है तो शाम को वर्षा होगी, दिन में जब सूर्य का प्रकाश निकला तो जो जल है वो जलवाष्प में परिवर्तित होगा। जलवाष्प बहुत ही हीट होती है, उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में उमस भरी रहती है, उमस भरा ये पूरा ये विषुवत रेखीय क्षेत्र मोस्टली कौन सा है, ये जो गिनी की खाड़ी का ये जो तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो गिनी की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पूरे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो उमस होने के कारण कि मतलब शरीर से पूरा पसीना बहता रहता है, बहुत ही ज़्यादा उमस रहती है। और जो माइक्रो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनकी जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनका प्रकोप भी ज़्यादा रहता है। तो इस क्षेत्र में लोग इस उमस के कारण, तापमान अधिक होने के कारण लोग बीमार बने रहते हैं। इस तटीय क्षेत्र में लोग बीमार बने रहते हैं। अब लेकिन इलाज करना है तो इलाज करेंगे तो एक हार्मट्टन नाम की एक पवन होगी। अब हार्मट्टन पवन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन सरक्को पवन की जस्ट अपोजिट में बहती है। तो अब ये जो पवन है सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर
चलती है, यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर चलती है। पवन गर्म है, क्योंकि सहारा मरुस्थल से होकर के आ रही है, तो पवन तो कैसी है, गर्म है। लेकिन इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर से जो पसीना बहता रहता है, तो पवन भले ही गर्म है, लेकिन उनके शरीर को लगेगी, तो जो उनके शरीर पर आकर के टकराएगी, तो उन्हें कुछ पसीने से कुछ राहत मिलेगी। तो जो व्यक्ति बीमार भी होते हैं, वह व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। तो इस कारण से इसे नाम दिया जाता है डॉक्टर विंड। किसे नाम दिया जाता है? ये जो हरमट्टन पवन है, ये जो हरमट्टन पवन है, इसको डॉक्टर विंड के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि इलाज करने वाली ये पवन है। और इलाज करने का मतलब यही है कि जो लोग कुछ उमस से या टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बीमार जैसी स्थिति बनी होती है, या जो सूक्ष्म जीव यहाँ पर उनका प्रकोप ज़्यादा रहता है, उनसे कुछ इन लोगों को राहत मिलती है। तो हरमट्टन पवन को एक विशेष नाम दिया जाता है, डॉक्टर विंड के नाम से इसे जाना जाता है। अब जो तीसरी पवन है, वो है चिनूक। ठीक है, तो जो चिनूक है, वो चिनूक पवन को देखिएगा, जैसे जो अफ्रीका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो लोकेशन देखेंगे, तो कुछ ऐसे लोकेशन बनेगी। और यहाँ पर मोस्टली हमें जानना क्या है, रॉकी पर्वत को जानना है, रॉकी पर्वत को यहाँ पर हमें मोस्टली जानना है। अब जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में जिस किसी क्षेत्र में बर्फ जमी होती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चोटियों पर, और ये पवन जो होती है, इसके सहारे रॉकी पर्वत के सहारे ये पवन नीचे उतरती है। और जिस किसी क्षेत्र में, चूंकि पवन कैसी है, पवन गर्म है, अब जिस किसी क्षेत्र में यह पवन मोस्टली जो यूएसए का जो कैलिफोर्निया राज्य है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है, कैलिफोर्निया रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में है, तो मोस्टली जो कैलिफोर्निया राज्य है, इसमें चलने वाली मोस्टली ये पवन है। या कैलिफोर्निया के उत्तर में कुछ राज्य, यानी कि रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में जो भी राज्य होंगे, तो ये पवन जब नीचे उतरती है, गर्म पवन है, शुष्क पवन है, बर्फ जमी होती है, तो जब बर्फ वाले क्षेत्र से टकराती है, तो उस बर्फ को पिघला देती है। और पिघलाने का मतलब है कि ये बर्फ को खाने वाली पवन है। तो इसे विशेष नाम दिया जाता है चिनूक को, कि ये हिमभक्षी पवन है। तो जो सिरक्को है, रक्त वर्षा करने वाली पवन है, चिनूक है, इसे हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। और जो हरमट्टन पवन है, इसे विशेष एक और नाम दिया जाता है, और नाम उसका क्या है, डॉक्टर विंड है। ठीक है, तो ये जो तीन पवन हैं, इन तीन पवनों के बारे में जो आपको जानकारी दी है, वो चूंकि उपयोगी हैं, इसलिए आपको जानकारी इन पवनों के बारे में दे दी है। अब इसी क्रम में हम आपको एक लिस्ट बनाते जाएंगे, और आप जैसे ये तीन का आप लोगों ने नाम लिख लिए होंगे, इसी क्रम में पवन का नाम हॉटविंड से ही यहाँ लिस्ट बनाएंगे, और डायरेक्ट इन पवनों के नाम, कौन सी पवन किस देश की है, नाम जानना है। और देश भी हो सकता है या कोई विशेष क्षेत्र भी हो सकता है। तो इसी क्रम में आएगा, केवल पवनों के हमें नाम लिखना है। चलिए, तो जो हॉटविंड के लिस्ट बना रहे, तीन पवनें हो चुकी हैं, सिरक्को, चिनूक और हरमट्टन। इसी क्रम में पवन का नाम और क्षेत्र या हॉटविंड में सभी हॉटविंड के नाम जानना है आपको। तो यहाँ पर नाम और यहाँ पर क्षेत्र या देश, तो अभी तक तीन हो चुकी हैं। अब इन तीन पवनों के अलावा जो अन्य पवनें हैं, अन्य पवनों में इनको मुख्य रूप से देखिएगा। तो जो एक पवन है, इसका नाम है फॉन। ठीक है, इस फॉन पवन को जानना है। फॉन के बाद गिबली,
क्षेत्र अभी लिख पाए दे रहे हैं, लिस्ट बना लीजिएगा। 3 पवनों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। अब आप अपने कॉपी पर इन पवनों के नाम लिखते जाइएगा। किस देश या किस क्षेत्र की होगी उसके हम लिस्ट आपको नाम अभी बोल देंगे। पहले इतना काम कर लीजिएगा। फॉन किस देश या किस क्षेत्र में चलती है। गिबली, गिबली का नाम लिख लीजिएगा। और ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर नाम की पवन है, ठीक है। उसके बाद जो अगली पवन का नाम लिखिएगा खमसेन, खमसेन। काराकोरम, लू, कोयम्बेड, बर्ग। ये पहले इतने के बारे में आप पहले लिख लीजिएगा। इसी के नीचे हम क्रम से और लिस्ट बनाते जाएंगे। तो जो फॉन है, जो फॉन पवन है वो आल्प्स पर्वत के सहारे चलती है। जो फॉन है आल्प्स पर्वत या जो एड्रियाटिक सागर है, आल्प्स पर्वत के सहारे चलने वाली पवन है। तो ये आल्प्स पर्वत, आल्प्स माउंटेन या जो एड्रियाटिक सी है के तट पर चलने वाली पवन है। गिबली है वो एक लीबिया नाम का एक देश है, लीबिया देश की पवन है। ब्लैक रोलर है जो वो मिसिसिपी नदी घाटी, मिसिसिपी नदी घाटी। या एक और कर लीजिएगा इसमें कि जो मिसिसिपी नदी घाटी है यूएसए की, या जो मिसिसिपी नदी है उसका जो मैदानी क्षेत्र है तो उसको बृहद मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी कि बृहद मैदान, बृहद मैदान एक ही जगह है, वो मैदान यूएसए में है। यहाँ चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। चूंकि इससे प्रश्न पहले कभी पूछा जा चुका है। मध्य खमसेन, ये जो पवन होती है वो मध्य जो पवन होती है खमसेन मोस्टली मिस्र देश की पवन है खमसेन। काराकोरम जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में चलने वाली पवन है। काराकोरम मध्य एशिया में चलने वाली पवन है। लू, ये इंपॉर्टेंट है। लू आप समझ रहे होंगे उत्तरी भारत की ये पवन है, केवल उत्तर भारत में चलती है और ग्रीष्म काल के समय चलती है। मई जून में ये पवन चलती है। जो कोयम्बेड है वो मोस्टली जो कोयम्बेड है वो इंडोनेशिया में चलने वाली पवन है। बर्ग है वो दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली ये पवन है। तो इन पवनों की जो हॉट विंड्स हैं इनकी आप ऐसे करके फॉन, गिबली, ब्लैक रोलर, खमसेन, काराकोरम, लू, कोयम्बेड, बर्ग किस क्षेत्र में चलती है और किस देश में चलती है वो यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई गई है। इसी क्रम में जो अन्य पवनें हैं, अन्य पवनों के नाम भी आप जान लीजिएगा। जो अन्य पवनें हैं उनको भी आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो इसी क्रम में लिस्ट आपकी बन गई होगी, नाम भी आपने लिख लिए होंगे और नाम यदि लिखना हो तो आराम से लिख लीजिएगा। लिख लिया होगा। अगली जो इसी क्रम में हॉट विंड्स हैं, हॉट विंड्स के बारे में ही जानना है। क्षेत्र या देश इसी क्रम में लिखना है। तो जो अनहॉट विंड हैं तो उनके नाम क्रमशः लिख लीजिएगा। एक तो यामो है, यामो नाम की पवन है। एक लीवैक, लीवैक नाम की पवन है। एक जो पवन है सिमोन नाम की एक पवन है। नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर नाम की एक पवन है। तो यामो, लीवैक, सिमोन, नॉरवेस्टर। इसके अलावा वर्ग आपको यहाँ पर लिखवा ही दिया गया होगा। ब्लैक फील्डर, ब्रेक फील्डर, ये ब्रेक फील्डर
एक ब्रैक फील्डर नाम की एक पवन है। उसके अलावा ये सामल, सांतान्ना, सामल हो गया है, सांतान्ना हो गया है, सांतान्ना है। इसके बाद जो अगली जो गर्म पवन है गिबली लेस्टे, लेस्टे को छोड़िएगा, लेस्टे इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्वेज का सामवर्ग का। उसके बाद अगली पवन है जोंडा, ये जोंडा पवन है। तो इतनी जो पवनें हैं पहले इनके बारे में क्षेत्र या देश को देख लीजिएगा कि जो पवनें हैं वो मोस्टली किस क्षेत्र में चलती हैं। तो जो यामू है, जो मोस्टली पवन है वो जापान, यामू जापान देश की पवन है। जापान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। लीवैक स्पेन में चलने वाली गर्म पवन है। सिमोन, ये जो सऊदी अरब मरुस्थल है या जो अरब मरुस्थल या अरब रेगिस्तान में चलने वाली ये पवन है। एक प्रकार से जो सिमोन है वो एक प्रकार से धूल भरी आंधी है, ये धूल भरी आंधी है क्योंकि मरुस्थल में चलने वाली पवन है। नॉर्वेस्टर है वो न्यूजीलैंड की पवन है, ठीक है, न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन है। ब्रेक फील्डर है ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है। जो सामल है, तो सामल मुख्य रूप से जो इराक या जो ईरान वाला जो क्षेत्र है यहाँ चलती है। तो मोस्टली जो इराक है यहाँ चलने वाली ये पवन है सामल, इराक में चलने वाली पवन है। सांतान्ना जो मोस्टली पवन है रॉकी पर्वत के सहारे चलती ही है और यूएसए का कैलिफोर्निया राज्य में चलने वाली ये पवन है। जोंडा गर्म पवन है। अर्जेंटीना में घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान है, या डायरेक्ट जो जोंडा है वो अर्जेंटीना देश से लिख दीजिएगा, अर्जेंटीना ये देश में चलने वाली पवन है। तो ये जो हॉट कंडीशंस के पहले भी आपको लिस्ट बना चुके हैं, ये कुछ पवनें और हैं। इसी क्रम में कुछ पवनें और भी हैं, तो शेष अवशेष हैं, उनको भी आपको जानना है। तो शेष अवशेष पवनें और जान लीजिएगा। क्षेत्र और देश, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं या तो निम्न में से क्या गलत है, या तो जो प्रश्न बनेगा मिलान करने के लिए आएगा, ठीक है, या स्टेटमेंट से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो जो शेष अवशेष पवनें हैं उसमें जो अगली जो पवन है वो हबूब नाम की पवन है। हबूब लैंचे नाम की पवन है। फिर इसी क्रम में मारेन गोरेच मारेन नाम की पवन हो गई है, गोरेच नाम की पवन हो गई है। इसी क्रम में जो अगली पवन है वो मुख्य रूप से जो पवन है वो नाम देख लेते हैं क्या है, कोयम्बटूर हो गया, सुकोगे इंपॉर्टेंट है, सुकोगे बाग्यो भी इंपॉर्टेंट है। बाग्यो भी एक पवन है, गर्म शुष्क पवन है। और शेष अवशेष यदि पवन हो गई तो गोरेच, कोयम्बर, लैंचे, जोंडा, हबूब और उसके बाद काराकोरम का हो गया है। एक पवन और बचती है, चलिए उसको छोड़ दीजिएगा। इतनी प्रमुख पवनें हैं
या एक और करना हो तो लेस्टे, ये लेस्टे नाम की एक पवन है, तो लेस्टे पवन, चलिए इसको छोड़ दीजिएगा। ये प्रमुख पवनें हो गई हैं। अब इनका अच्छे तरह विशेष देख लीजिएगा। तो जो हाबू पवन है वो सूडान में चलने वाली पवन है। सूडान जो देश है, सूडान। अब सूडान में क्योंकि दोनों हैं, नॉर्थ भी है और साउथ भी है, दोनों सूडान हैं। अब इसी क्रम में जो लेरचे है, तो लेरचे पवन है वो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली, ऑस्ट्रिया में चलने वाली पवन है मारन। जो मारन पवन है, मारन को रख लीजिएगा। दक्षिणी फ्रांस, ये साउथ फ्रांस में चलने वाली पवन है। और जो गॉरेच है, जो गॉरेच नाम की पवन है वो साउथ फ्रांस के अलावा गॉरेच नाम की जो पवन है वो आपकी चलती है जो ईरान देश है, ईरान में चलने वाली पवन है। तो ये ईरान में चलने वाली गॉरेच, ईरान में चलने वाली पवन है। सुखोवे इंपॉर्टेंट है, रसिया में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। जो बाग्यो है, बाग्यो फिलीपींस में चलने वाली पवन है। तो अभी तक जो आपको जो 3 लिस्ट बनाई है, हाबू, इसके पहले जो भी नाम आपको लिखवा दिए हों, हाबू, लेप्चे, मारन, गॉरेच, सुखोवे, बाग्यो, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है हाबू, सुखोवे और गॉरेच हैं। इसकी पहली शुरुआत जो 3 पवनों से की थी वो इम्पोर्टेंट है। तो या तो यहाँ से प्रश्न मिलान करने के लिए बनेगा, या फिर प्रश्न कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये भी बन सकता है, या कौन सा कथन गलत है, या फिर कौन सा सही या गलत है। जो वर्तमान समय में जिस प्रकार के पीसीएस और यूपीएससी में जो प्रश्न बन रहे हैं उसी प्रकार से आपको ये मटेरियल आपको दिया जा रहा है कि आपके प्रश्न सॉल्व हों। तो इसी क्रम में अभी तक जो आपको लिस्ट बनाई है, वो आपको जो लिस्ट बनी है वो हॉट विंड्स की बनी है। तो हॉट विंड्स की जो संख्या है क्योंकि ज़्यादा है, शेष अवशेष को अपने कुछ और हमको छोड़ दीजिएगा। अब जो मोस्टली चल रहे हैं, अब जो मोस्टली पवनें होंगी तो कोल्ड विंड्स होंगी या ठंडी पवनें होंगी। तो हॉट विंड्स की जगह कोल्ड विंड्स करना है, ठीक। तो जैसे अपना हॉट विंड्स में जाना है, ठीक है, इसी तरह से आपको कोल्ड विंड्स में भी आपको जाना है कि लिस्ट बनानी है। तो कौन कौन सी पवनें हैं, मोस्टली उन पवनों को देख लीजिएगा। मिस्ट्रल, बोरा, पेम्पेरो। मिस्ट्रल, बोरा, पेम्पेरो, पापागायो, मिस्ट्रल, बोरा, पापागायो और बेलाइजर्ड। तो इन पवनों की लिस्ट चुकी कम है। मिस्ट्रल, बोरा, पेम्पेरो, पापागायो, बेलाइजर्ड और नॉर्दर्न या साउदर्न बूस्टन करिएगा। साउदर्न बूस्टर एक पवन है, ठीक है। इसके अलावा पुरगा एक पवन है, पुरगा एक पवन है। इसी प्रकार से आइएगा, मैस्ट्रो एक पवन है। तो पहले इनके बारे में आप लिख लीजिएगा। जो मिस्ट्रल है, वो मिस्ट्रल जो पवन है जो चलती है वो दक्षिणी फ्रांस में चलती है, यानी कि साउथ फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस में चलने वाली ठंडी पवन है। बोरा या बोरा जो है वो एड्रियाटिक सागर का शीर्ष भाग, यानी कि एड्रियाटिक सागर का जो शीर्ष भाग है उसमें चलने वाली पवन है। पेम्पेरो, पंपास जो घास का मैदान है, पंपास घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, मोस्टली अर्जेंटीना देश में फैला हुआ है।
तो जो पेम्पेरो नाम की ठंडी पवन है वो पंपास घास के मैदान में चलने वाली पवन है। पापागयो ये मैक्सिको की पवन है, मैक्सिको की पवन है। जो ब्लाइंडर पवन होते हैं वो मोस्टली जो होती है वो यूनान या ग्रीस देश में चलने वाली पवन है। साउदर्न बूस्टर ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली पवन है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली। कोरगा या इसका नाम दूसरा भी है बुरान, कोरगा या बुरान जो पवन है जो साइबेरिया क्षेत्र है, यानी कि साइबेरिया जो क्षेत्र है साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली पवन है। और लास्ट में है मैस्ट्रो है। तो मैस्ट्रो जो पवन होती है वो मेडिटेरियन या भूमध्य सागर में चलने वाली पवन है। तो ये जो मोस्टली हैं ये पवनें हैं। अब इसके अलावा जो कुछ और पवनें हैं जैसे जूरन हुआ, स्विट्जरलैंड की है जूरन, ठीक है, इसी क्रम में लिखते जाइएगा। जूरन हुआ वो स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड में चलने वाली पवन है, ठीक है। और इसी क्रम में अगली पवन है, जूरन कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की पवन है। बाइज फ्रांस की पवन है, बाइज फ्रांस की ठंडी पवन है, बाइज फ्रांस की ठंडी पवन है। उसके अलावा जो पवने हैं मोस्टली ये पवने हो गए हैं। तो जो एक और लिख लीजिएगा, जो ब्लाइजर्ड है, ब्लाइजर्ड को आपको ब्लाइजरी से नहीं लिखना है, ब्लाइजर्ड को आपको जो कनाडा का जो क्षेत्र है, जो कनाडा, ठीक है, कनाडा देश की मोस्टली है, यानी कि जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, साइबेरिया में ये बुरान या कोरगा दूसरा नाम दिया जाता है। कनाडा वाले क्षेत्र में इसे ब्लाइजर्ड के नाम से जाना जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है उजाड़खंड, ये इस पवन का नाम है। तो ये जो मोस्टली जो पवनें हैं, एक पवन और है जो मोस्टली है वो इलिशियन एक पवन है, इलिशियन नाम की पवन है। तो इलिशियन नाम की जो पवन है वो ग्रीस या यूनान देश की है, या यूनान, पुराना नाम यूनान है, उस देश की है। तो चूंकि जो मोस्टली है वो जो ठंडी पवनें हैं, जैसे भारत में हो जाएगा तो भारत में शीतलहर, उत्तरी भारत की है शीतलहर, ठीक है, नॉर्थ इंडिया की पवन हो जाएगी, उत्तरी भारत की ये पवन हो जाएगी। तो ये जो मोस्टली जो पवनें हैं, ठंडी पवनों की संख्या जो कम है, गर्म पवनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। तो ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जो पवनों से संबंधित जो टॉपिक है, गर्म पवनों से संबंधित टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और इन पवनों में पहले स्थायी पवनें, फिर समीर, फिर अस्थायी पवनें, गर्म पवनें और ठंडी पवनें। तो ये जो पवनों वाला जो टॉपिक जो लिया गया था, तो ये जो पवनों वाला जो टॉपिक है उसी में जो कल आपका छूट गया था पवनों में, पहले ऊष्मा बजट का आपको दिया गया होगा, ठीक है। ऊष्मा बजट के बाद फिर जो विश्व की दाब पेटियां हैं वो टॉपिक भी कल के उसमें था। लास्ट में था पवन संचार था। तो पवन संचार में हमने आपको जो हेडली कोष का है, फेरल कोष का है, ध्रुवीय कोष का है, किन किन कारणों से इनका निर्माण होता है, ये कल आपको बताया होगा। व्यापारिक पक्षियों और ये सब पवनें, मतलब ये टॉपिक आपका जो कल का लास्ट था उसमें ये पवनों के नाम थे। अब जो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो मोस्टली टॉपिक हैं, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पवनों का पूरा टॉपिक हो गया है। अब देखिएगा क्लाइमेटोलॉजी में जो मोस्टली टॉपिक हैं, जो पवनों के अलावा, जो ये तो पवनों वाला टॉपिक पूरा हो गया है। अब क्लाइमेटोलॉजी में जो शेष अवशेष टॉपिक बचते हैं, ठीक है, यदि क्लासेस मिलेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में जो मोस्टली टॉपिक हैं, अब कौन कौन से टॉपिक बचते हैं। पहला टॉपिक तो जो कि इम्पोर्टेंट ही है, जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ये टॉपिक
कितनी जलवायु है, कौन कौन सी जलवायु है, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है, कितना ताप है, कितनी वर्षा होती है और क्या कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो मोस्टली जलवायु वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब जलवायु के अलावा, क्योंकि एक वीडियो आपका जलवायु प्रदेश पर ही बनाएंगे, जो जलवायु प्रदेश है विश्व के, इस पर ही आपका बनेगा। इसके बाद जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता क्या है, आर्द्रता से आपको जोड़ना है वर्षण प्रक्रिया, ये क्या होती है वर्षण प्रक्रिया। वर्षण प्रक्रिया से फिर जोड़ेंगे वर्षा और फिर वर्षा के प्रकार, जो संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इसमें से संवहनीय और चक्रवातीय वर्षा इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा शेष अवशेष टॉपिक बचते हैं, जैसे हुआ कोहरा का टॉपिक हुआ या बादलों का टॉपिक हुआ। ये टॉपिक शेष अवशेष टॉपिक हैं, लेकिन इनमें से जो पहले दो टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो चूंकि जलवायु प्रदेश पर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन उसका जो दूसरा टॉपिक है आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको समझने के बाद कितने प्रकार की होती है, फिर वर्षण प्रक्रिया, क्योंकि ये दूसरा वाला टॉपिक एक ही क्रम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो टॉपिक हैं वो आर्द्रता से ही जोड़े गए हैं, ये सब आर्द्रता से इनको जोड़े गए हैं। तो आज क्योंकि जो शुरू कर देते हैं, जो क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट है, इसका तो पूरा का पूरा एक वीडियो बनेगा। जो 1.5 घंटे की क्लास होती है उसमें पूरा का पूरा एक वीडियो बनेगा, ठीक है। 12 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं पूरे विश्व में, तो उनका तो पूरा का पूरा एक ही टॉपिक बनेगा, मतलब एक ही वीडियो बनेगा। लेकिन आर्द्रता, वर्षण प्रक्रिया, वर्षा के प्रकार, इसका भी एक वीडियो बनेगा। और शेष अवशेष वाले टॉपिक हैं, जो बादल और कोहरा, तुषार, कोहरा, पाला, धुंध, धुआंसा, इनमें केवल थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। जो ओस होती है, ओस, पाला, ये सब कैसे पढ़ता है, तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आर्द्रता से शुरू करेंगे। तो कुछ आर्द्रता के बारे में आज आपको जानकारी दे देंगे। फिर जो कल से जो अगला वीडियो डाला जाएगा, वर्षण प्रक्रिया, वर्षा के प्रकार और उसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसी क्रम में आगे आपको आर्द्रता का वीडियो, आर्द्रता को चलिए इसी क्रम में आपको समझना है। क्लाइमेटोलॉजी का जो अगला टॉपिक है वो आर्द्रता से संबंधित है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी आर्द्रता। अब ये जो आर्द्रता होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है, वो वायुमंडल से संबंधित होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, ठीक है। ये टॉपिक है आपका आर्द्रता वाला टॉपिक है। अब क्या होती है आर्द्रता, वो आपको समझना है। यानी कि हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को, यानी कि हवा में या वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, ठीक है। हवा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही जलवायु और ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता को व्यक्त करने की निम्न प्रमुख 3 विधियां हैं। एक विधि तो है विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष और सापेक्ष। व्यक्त करने की क्योंकि जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। एक तो होता है, पहली जो विधि है निरपेक्ष आर्द्रता, जो दूसरा होता है निरपेक्ष आर्द्रता, और उसके बाद जो होता है वो निरपेक्ष आर्द्रता, या जो दूसरा होता है विशिष्ट आर्द्रता, और जो तीसरा होता है वो सापेक्ष आर्द्रता होता है, ये सापेक्ष आर्द्रता। और इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सापेक्ष आर्द्रता ही इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, ठीक है।
तो ये 3 प्रकार की विधियां हैं आर्द्रता को व्यक्त करने के लिए। 3 प्रकार की विधियां हैं। तो हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। मतलब कितनी वायु है और उसमें कितनी जल वाष्प की मात्रा है। अब इसको कैसे व्यक्त करेंगे? किलोग्राम में मापेंगे, ग्राम में मापेंगे या आयतन में मापेंगे? तो इनके केवल हमें फॉर्मूले ही जानना है। तो जो व्यक्त करने की विधियां हैं, तो यहाँ पर आप इसको फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। तो जो एब्सोल्यूट आर्द्रता है या जो निरपेक्ष आर्द्रता है, जल वाष्प की मात्रा भार में व्यक्त करने की, जल वाष्प की मात्रा भार में, जल वाष्प की मात्रा भार में बटे, जल वाष्प की मात्रा भार में बटे इकाई आयतन की हवा, बटे इकाई आयतन की हवा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही आपको मोस्टली निरपेक्ष आर्द्रता को कैसे व्यक्त करेंगे, तो निरपेक्ष आर्द्रता को ऐसे हम उसमें व्यक्त कर लेंगे। अब जो आर्द्रता होगी वो स्पेसिफिक आर्द्रता है या विशिष्ट आर्द्रता है। तो जल वाष्प की मात्रा भार में और इकाई भार की हवा लगाना है, इकाई भार की हवा। तो जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प की मात्रा भार में बटे इकाई भार की हवा, इसको व्यक्त कर लेंगे। इससे ये स्पेसिफिक हीट का एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट का स्पेसिफिक हीट का हो गया है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का चूंकि इम्पोर्टेंट है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH बराबर जो होता है RH A/B, यानी कि RH बराबर A/B इंटू, यदि प्रतिशतता में व्यक्त करना हो तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे। अब A का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी निश्चित तापमान पर इकाई आयतन की हवा में उपस्थित मात्रा भार में बटे उसी तापमान पर इकाई आयतन के संतृप्त हवा की जल वाष्प की मात्रा भार में कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो आयतन है, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा डिब्बा बना लीजिएगा। अब इसमें कितनी हवा है, इसमें कितनी वायु है या कितनी हवा है। अब इसी वायु, जैसे मान लीजिएगा 1 किलोग्राम आपने वायु या जल वाष्प ले ली। अब इसमें कितनी वायु है और वो भी कितने पर, तापमान पर, कितना तापमान पर, 1 किलोग्राम की हवा में कितनी जल वाष्प की मात्रा है, कि जल उसकी आर्द्रता की मात्रा है ये। ठीक है, इसको व्यक्त कर देंगे, ये आर्द्रता हो जाएगी, या इसी को नाम दे देंगे RH या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 किलोग्राम हमने हवा ली, कितना तापमान होगा, इस हवा में कितने तापमान पर कितनी उसमें आर्द्रता होगी, इसी को कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये प्रोसेस है वो आपकी घर्षण प्रक्रिया से संबंधित, रिलेटिव या घर्षण प्रक्रिया से संबंधित होगी। तो यहाँ पर केवल आपको फॉर्मूले ही जानना है। निरपेक्ष आर्द्रता बराबर ये, विशिष्ट आर्द्रता बराबर ये, लेकिन जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सापेक्ष आर्द्रता है, इसको प्रतिशतता में व्यक्त करना होता है। तो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो आर्द्रता है इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, तो यदि आप चाहें तो उस पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट लिख लो। नंबर 1 पॉइंट, जब कोई इकाई आयतन की हवा, इकाई आयतन की हवा ऊपर उठती है और
हवा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो यह कहा जाता है कि ऊपर उठने वाली इस वायु ने अपना उष्मांक बिंदु प्राप्त कर लिया है। तो पूरा डाटा किसके बारे में है? RH के बारे में है। ठीक है, कोई वायु पृथ्वी की सतह, चाहे जलीय भाग हो स्तरीय भाग हो, इससे ये वायु ऊपर उठती है और जो ऊपर उठती हुई वायु जैसे ही ऊपर उठती है तो ऊपर उठेंगे तो ताप और दाब में क्या आती है? कमी आती है। और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है तो ठंडी होती जाती है और इतनी ठंडी होगी कि उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाती है? 100% हो जाती है। और जैसी आर्द्रता 100% हो जाती है तो ये कहा जाता है कि वायु ने अपना उष्मांक बिंदु प्राप्त कर लिया है। तो ये पहला पॉइंट बना। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे वायु का मतलब होगा जल वाष्प ही होगा। जैसे जैसे ऊपर उठती है तो ताप और दाब में क्षुब्ध मंडल में ताप और दाब में कमी आने के कारण वायु धीमे धीमे करके ठंडी होती जाती है। और ये जो सापेक्ष आर्द्रता है, ये सापेक्ष आर्द्रता 1 किलोग्राम ली थी। इस सापेक्ष आर्द्रता 1 किलोग्राम ली थी, पूरी ठंडी हो गई वायु, तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो गई? 100% हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, इकाई आयतन की ऊपर उठती हुई हवा अपना उष्मांक बिंदु प्राप्त कर लेती है तो इसका अर्थ होता है कि इस अवस्था में इकाई आयतन के हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा इस हवा की अधिकतम जल वाष्प रखने की क्षमता के बराबर हो गई है। मतलब 1 किलोग्राम वायु की थी, ये पूरी की पूरी वायु ठंडी हो गई है। और जब पूरी की पूरी वायु ठंडी हो जाएगी, मतलब पूरी आर्द्रता में परिवर्तित हो जाएगी, पूरी की पूरी जल वाष्प, तो ये कहा जाएगा कि 100% इसकी आर्द्रता होगी। मतलब जितनी इसमें क्षमता थी जल वाष्प रखने, जो आर्द्रता रखने की जितनी क्षमता थी, वो जल वाष्प पूरी ठंडी हो चुकी है। अब पूरी हो चुकी है तो ऐसी वायु के विशेष नाम भी हम दे सकते हैं। ठंडी वायु तो है ही, लेकिन एक नाम आप दीजिएगा संतृप्त वायु बन जाएगी या संतृप्त जल वाष्प बन जाएगी। मतलब इसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो गई है, वायु पूर्ण रूप से ठंडी हो गई है। और ऐसी पूर्ण रूप से ठंडी वायु को या ऐसी वायु को जिसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो गई है तो उसे कहा जाएगा संतृप्त वायु या संतृप्त आर्द्रता होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा।
इकाई आयतन की ऊपर उठती हुई हवा जब उषांक बिंदु प्राप्त करके और ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है, अतः उसके अधिकतम जल वाष्प रखने की क्षमता घटती जाती है। इसी कारणवश इकाई आयतन की हवा जैसे ही अपना उषांक बिंदु प्राप्त करके ऊपर उठती है, वैसे ही हवा में उपस्थित वास्तविक जल वाष्प की मात्रा हवा की अधिकतम जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में संघनित्र होकर पृथ्वी की सतह पर जल की बूंदों के रूप में गिरने लगती है। ठीक, अब जो आगे वाले जो 2 पॉइंट आ रहे हैं, जो पॉइंट होंगे सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो अगला पॉइंट है वो अगले जो 2 पॉइंट आ रहे हैं वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला पॉइंट, पृथ्वी की सतह से उषांक बिंदु प्राप्त करने तक इकाई आयतन की हवा ऊपर उठती है, तो वह जिस दर से ऊपर उठती है उसे शुष्क रोधोष्ण ठंडा होने की दर, शुष्क रोधोष्ण ठंडा होने की दर या ड्राई एडियाबैटिक रेट ऑफ कूलिंग,
एडियाबेटिक रेट ऑफ कूलिंग कहा जाता है। यह दर स्थिर होती है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री तापमान में कमी कर देती है या कमी होती है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 10 डिग्री तापमान उसका कम हो जाएगा, कि कुछ मंडल है, पहले आपको बता दिया गया था। तो एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अभी वायु को और भी ठंडा होना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इकाई आयतन के ऊपर उठती हुई हवा अशांत बिंदु प्राप्त करके और ऊपर उठती है तो वह जिस दर से ठंडी होती है उसे आर्द्र शब्द जोड़ दीजिएगा। आर्द्र रुद्धोष्ण ठंडा होने की दर, या यहाँ ड्राई शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पर केवल वेट शब्द लगा दीजिएगा। वेट एडियाबेटिक रेट ऑफ कूलिंग ये होता है। अब ये आर्द्र है और ये शुष्क है। ये आर्द्र है तो यह शुष्क तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री की कमी आ रही थी, लेकिन आर्द्र रुद्धोष्ण ठंडा होने की दर में 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री ये होगा, मतलब 10 कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब यदि ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो इसका हम थोड़ा सा विस्तार कर दे रहे हैं। थोड़ा सा विस्तार देख लीजिए, इसका विस्तार कैसे होगा। जैसे वायु है, ये पृथ्वी की सतह है, या ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई सागरीय क्षेत्र है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जल वाष्प कहाँ उठेगी, जल वाष्प ऊपर उठेगी। ये जल वाष्प ऊपर उठ रही है, किसी सागर से ये जल वाष्प ऊपर उठती है। ठीक, और ऊपर उठती है तो ताप और दाब में कमी आती है, और एक समय ऐसा आएगा कि जितनी वायु थी वो पूरी की पूरी जो जल वाष्प थी वो आर्द्रता में या सापेक्ष आर्द्रता में परिवर्तित हो गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, मतलब वायु पूरी ठंडी हो गई है। तो ये जो वायु ऊपर उठी है, ठीक है, कितनी 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी वायु, तो 10 डिग्री तापमान में कमी आ जाएगी। और ये जो कमी, जो ठंडा होने की दर है, इस ठंडा होने की दर को भी नाम दिया जाता है, कौन सा भी नाम दिया गया था, शुष्क रुद्धोष्ण ठंडा होने की दर। ठीक है, ठंडा होने की दर है। ठीक, कहाँ तक, सतह से
100% हो गया, मतलब वायु ने अपना उषांक बिंदु प्राप्त कर लिया। आगे की प्रोसेस होगी, अब वायु उषांक बिंदु प्राप्त करके अब यहाँ से और ऊपर उठेगी, यहाँ से वायु और ऊपर उठेगी। तो अब ये जो वायु या जो जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाएगी, वो जल की बूंद और ऊपर उठेगी। तो ये जो नाम दिया जाएगा वेट या आर्द्र रोधोष्म ठंडा होने की दर से कहा जाएगा। जो इस दर से जो 10 डिग्री तापमान में कमी आ रही है, 10 नहीं होगी, 10 से हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। मतलब 9 डिग्री या 8 डिग्री या इसके नीचे जो भी होगा, इस तापमान से मतलब इस दर से ठंडी होगी। तो ये ड्राई एडियाबैटिक रेट ऑफ कूलिंग है, और ये वेट एडियाबैटिक रेट ऑफ कूलिंग है, जो 10 नहीं होगी, 10 से ही हमेशा कम ही होगी। तो ये जो 2 पॉइंट थे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे वर्षण प्रक्रिया में भी यही काम आएंगे। और जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जब कभी भी, अगला पॉइंट लिखना है, जब कभी भी इकाई आयतन की हवा अपना उषांक बिंदु 0 डिग्री के ऊपर प्राप्त करती है, 2, 3, 5 बिंदु 0 डिग्री के ऊपर प्राप्त करती है, तो जल वृष्टि होती है। और यदि उषांक बिंदु 0 डिग्री के नीचे, 0 डिग्री या 0 डिग्री के नीचे प्राप्त करती है, तब हिमवृष्टि होती है। तो प्रोसेस वही है, ठीक है। सतह से वायु ऊपर उठी, ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर है, तो यहाँ से जो वर्षा होगी वो किस रूप में होगी, जल वृष्टि के रूप में होगी। अब यदि वायु अपना उषांक बिंदु 0 डिग्री के नीचे प्राप्त कर लेती है, तो ये 0 डिग्री के नीचे है, तो यहाँ से जो वर्षा जो भी होगी वो ऐसे करके वो हिमवृष्टि के रूप में होगी, तो जल वृष्टि भी हो सकती है और हिमवृष्टि भी हो सकती है। लेकिन जल वृष्टि में क्या है कि 2 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री इस पर प्राप्त करेगी, या इसके ऊपर जो भी होगी वो वर्षा होगी, वो जल वृष्टि के रूप में होगी। अब यदि वायु 0 डिग्री से नीचे माइनस में अपना उषांक बिंदु प्राप्त कर लेती है, तो वो हिमवृष्टि के रूप में होगी, या दोनों निश्चित रूप से वर्षा होगी। और यही तो इसी प्रकार की प्रोसेस, एक आर्द्रता वाला टॉपिक हो गया। इसी से आपको वर्षण प्रक्रिया, वर्षा के प्रकार, चक्रवात के प्रकार, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज जो वर्षा वाला टॉपिक है, वर्षा का ये बेसिक है आर्द्रता, तो आज आपको बेसिक बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको डाला जाएगा, तो पहले आपको पढ़ाया जाएगा वर्षण प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। इसी प्रकार से उसी से आगे फिर वर्षा को जोड़ देंगे, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा,
चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ आते हैं, किनका क्या क्या तीव्रता होती है, ये सब अगला नेक्स्ट आपको कल के जो ऑनलाइन क्लास है उस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।